ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किसके लिए है? MSU 2023-24 में ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ओवरऑल कॉस्ट दे दिया है, K0 दे दिया है, या मैं ऐसा कहूं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है, एंड आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द फर्म। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फर्म बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास ऑफ 10%। जब भी आपको इस तरीके से लिख के दिया हो ना, रिस्क क्लास ऑफ 10%, तो समझ जाना ये है आपका K0। ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया आपको, ये आपको दे दिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया। एंड एक्सपेक्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख। कोई फर्म है जो इस रिस्क क्लास से बिलोंग करती है और वो इतना एक्सपेक्ट करती है EBIT 4 लाख। इट एम्प्लॉयज 8% डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर इस कंपनी को मार्केट में से अगर डेप्ट लेना हो तो इस कंपनी को डेप्ट मिल जाता है 8% पे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म। आपको वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करना है। पहली बात तो क्या ढूंढना है, वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करना है, एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको देते हैं तो हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी फाइंड करना है अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। If the firm employs debt to the extent of 20%, 35%, 50% of the total financial requirement of 20 lakhs, ऐसा कह रहा है कि इस कंपनी को टोटल जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, टोटल फंड जो है इस कंपनी को 20 लाख रुपए चाहिए। अगर ये कंपनी को 20 लाख रुपए चाहिए और अगर ये 20 लाख रुपए में वो डेप्ट लेता है, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन के अंदर वो डेप्ट लेता है 20%, तो 20 लैक्स जो है इसके अगर वो 20% डेप्ट उठाता है मार्केट में से, यानी कितना, 4 लाख, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में क्या कहता है कि ये डेप्ट 35% कर दो, तो 20 लैक्स ऑफ 35% दैट कम्स टू 7 लाख। तो इन दैट केस what will be the value of the firm? And option C, if the total financial requirement is 20 lakh and of that 50% is taken as a debt from the market, it means 10 lakh. And in that case, what will be the value of the firm? So basically, three options are given. Value of the firm find out karo at 4 lakh debt, value of the firm find out karo at 7 lakh debt, and value of the firm find karo at 10 lakh debt. ठीक है, ठीक है ना। हमको 3 ऑप्शन दे दिए सर। कितने ऑप्शन दे दिए है? पहला ऑप्शन दे दिया कि अगर आप 4 लाख डेप्ट रखते हो, वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करो। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि अगर आप 7 लाख डेप्ट रखते हो तो फाइंड करो, एंड अगर आप 10 लाख रखते हो डेप्ट तो फाइंड करो। क्या फाइंड करो? वैल्यू ऑफ द फर्म। ओके, चलिए अब देखिए, जब भी हमको वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करना हो तो हम क्या फाइंड करते हैं, अगर इक्विटी की वैल्यू पता चल जाए और डेब्ट की वैल्यू पता चल जाए तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैसे पता चलेगा, है ना। वैल्यू ऑफ द इक्विटी पता करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कितना रिटर्न या कितना इनकम अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को, अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये पता करना पड़ेगा। ये पता कर लेंगे क्योंकि आपको EBIT दे दिया हुआ है और इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, और नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा इससे KE से। बट हमारे वाले क्वेश्चन में ये KE दिया ही नहीं है, ये KE इज नॉट गिवन, ये गिवन नहीं है। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ द इक्विटी फाइंड नहीं कर सकते हो। अगर ये वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड नहीं करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म नहीं मिलेगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे फाइंड करते हैं? ये तो आपको दे ही दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर दे ही दिया है डेब्ट अलग अलग सिचुएशन के अंदर। लेकिन अगर कभी फाइंड करना हो तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये आप फाइंड कर लोगे।
बट जब तक अगर ये नहीं मिलेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे मिलेगा? तो अब इसमें करें क्या? तो और एक फॉर्मूला है जो काम आएगी यहाँ पे, ये है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फॉर्मूला, K0 इज इक्वल टू EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। इससे हम फाइंड कर सकते हैं, K0 से, क्योंकि आपको क्वेश्चन में K0 गिवन है, इससे हम फाइंड करेंगे। चलिए, पहले पहली बात तो EBIT दिया कितना है, EBIT दिया है हमको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया है, 4 लाख। तो हम तीनों केसेस में लिख देते हैं, यहाँ तीनों केस में लिख देंगे, है ना। एक चीज हो गई, ये डेप्ट अलग अलग सिचुएशन में कितना कितना था वो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम तीनों में क्या कर रहे हैं सर, तीनों में हम लिख रहे हैं कि EBIT कितना है। हम तीनों में लिख रहे हैं कि EBIT है कितना, यहाँ कितना है सर, 4 लाख। ये तो सेम ही रखना पड़ेगा क्योंकि हमको कंपैरिजन करनी है, तो EBIT चेंज नहीं कर सकते। यहाँ भी 4 लाख, यहाँ पे भी 4 लाख। EBIT तीनों सिचुएशन में सेम है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूं, है ना, तो मुझे मिल जाएगा रिटर्न अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, है ना। इंटरेस्ट कितना पे करना है, 8% इंटरेस्ट पे करना है, क्वेश्चन में बोल दिया है। 8% किसका, आपने जितना डेप्ट लिया है उसका। तो अगर 4 लाख डेप्ट है, 8% करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 32,000। यहाँ 7 लाख डेप्ट है, 8% करोगे तो कितना आ जाएगा, 56,000। और ये 10 लाख डेप्ट है, 8% करोगे कितना आ जाएगा, 80,000। या माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,68,000। यहाँ पे आ जाएगा 3,44,000। और यहाँ पे आ जाएगा 3,20,000। ठीक है, ये क्या मिला सर आपको, ये मिला आपको रिटर्न टू या इनकम टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कितनी इनकम जाने वाली है ये आपको मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द फर्म, ये फाइंड करना है। लेकिन वैल्यू ऑफ द फर्म, एज आई सेड, वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करना हो अगर आपको, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, वैल्यू ऑफ डेब्ट चाहिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए के चाहिए जो दिया नहीं है, तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा, इससे जाना पड़ेगा आपको। पहले ये फाइंड कर दो, तो हम क्या कर देंगे सर, लिख देंगे कि भाई हमें पता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कैसे मिलता है, EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। अब तीनों केसेस में आपको बोल दिया है कि कॉस्ट कितना है, ओवरऑल कॉस्ट 10%, है ना। EBIT कितना, 4 लाख। सो वैल्यू ऑफ द फर्म कितना निकल के आ जाएगा, है ना। इसको यहां ले लेंगे, इसको नीचे कर लेंगे, तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितना निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म इसमें निकल के आ गया 40 lakhs। इसमें भी कितना निकल के आ जाएगा, 40 lakhs। तीनों में सेम ही रहेगा ना, तो तीनों के केसेस में ओवरऑल कॉस्ट तो सेम ही है। यहाँ पे भी कितना निकल के आ जाएगा, 40 lakhs। तीनों केसेस में इट विल रिमेन सेम, एज बिकॉज EBIT इज सेम एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सेम। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म अगर आपको मिल गई, अगर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म मिल गई, अगर वैल्यू ऑफ द फर्म मिल जाती है, तो हम यहाँ रख देते हैं, इसके अंदर यहाँ रख देंगे। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई वैल्यू ऑफ द फर्म हमको मिल गई, वो कैसे मिलेगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेब्ट करके। तो यहाँ वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। चलिए, कैसे मिलेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म पहले वाले केसेस में यहाँ तो 40, सभी में 40 lakhs ही है, यहाँ 40 lakhs इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया नहीं है ना, यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं दिया है। लेकिन पहले वाले केस में वैल्यू ऑफ डेब्ट तो पता है ना, कितना था, 4 लाख। बताओ वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा, 36 लाख। समझ में आ गया, 36 लाख। एग्जैक्टली इसमें ही ऐसा करना है। यहाँ पे भी मैं कितना लिखने वाला हूँ, 40 lakhs लिखने वाला हूँ, इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ इक्विटी मुझे नहीं पता, ढूंढना है, लेकिन वैल्यू ऑफ डेब्ट मेरे पास है, कितना है, 7 लाख। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा, 33 लाख। और यहाँ कितना आ जाएगा सर,
30 लाख ये आ जाएगा 30 लाख। आ गया समझ में? आ गया सर। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके पास आ गया, तीनों में वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अब वैल्यू ऑफ फर्म भी आ चुका है, ढूंढ लिया वैल्यू ऑफ फर्म। अब मुझे क्या ढूंढना है? मुझे जानना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और क्या जानना है मुझको? ये जानना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा, ये जानना है। ये मिल जाएगा ना, अभी आपके पास तो है। क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू जो भी रिटर्न अवेलेबल था, जो भी रिटर्न अवेलेबल है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो ऊपर लिख दो और नीचे क्या लिखना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो क्या मेरे पास ये है? हाँ है, 36 लाख। आई डू हैव 36 लाख। क्या रिटर्न टू अवेलेबल है? यस, ये रहा 3,68 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ और ये नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? 10.22। कितना आएगा? 10.22। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना? 100 से। कितना आ जाएगा? 10.22। एग्जैक्टली सेम पे यहाँ पे करना है। यहाँ कितना आ जाएगा? 10.42। और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 10.67। समझ में आया? वैल्यू ऑफ द फर्म तीनों में सेम थी, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल कॉस्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आया, सॉरी, इक्विटी का जो वैल्यू निकल के आया, यहाँ कितना आया? 10.22। यहाँ कितना है? 10.42। और यहाँ कितना है? 10.67। है ना? तो मेरे हिसाब से अच्छा वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको के ओ दिया हुआ है। आपको वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करना है। और वैल्यू ऑफ द फर्म अगर आपको मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। और अगर इक्विटी कॉस्ट मिल जाएगा, ये दे दिया है, तो आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा वाला एग्जाम्पल था ये।